अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस गाइडर। आज हमने क्या पढ़ना है? आज हमने क्लास 9th बायो का टॉपिक पढ़ना है और टॉपिक क्या है हमारा? टाइप्स ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। लेक्चर क्या है हमारा? लेक्चर नंबर 7 है। अगर आपको याद हो तो हमने प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा था, हमने लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्टडी किए थे, ठीक है। उसमें हमने एटॉमिक लेवल से लेकर मॉलिक्यूलर लेवल, फिर सेलुलर लेवल, उसके बाद इकोसिस्टम, इकोलॉजी, बायोलॉजिकल लेवल, बायोस्फीयर वगैरह ये तमाम चीज़ें पढ़ी थी, ठीक है। उन्हीं में से एक टॉपिक ये भी है, यानी उससे आगे एक टॉपिक है, हमने वहाँ पर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का टॉपिक पढ़ा था, तो उसी में से ये टॉपिक भी है, टाइप्स ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। कि सेल की ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से होती है, ये तो हमें समझ में आ गया कि भाई सेल किस तरह से बनता है। सेल एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होता है, बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है। इसके अलावा जब सेल्स कंबाइन होते हैं एक स्पेसिफिक यूनिट्स में, यानी जब सेम सेल्स कंबाइन होते हैं तो वो टिश्यूज बनाते हैं जो एक नेटवर्क होता है, और फिर टिश्यूज कंबाइन होकर ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाता है, और फिर ऑर्गन सिस्टम से मिलकर पूरा एक ऑर्गेनिज्म बन जाता है। ये तो हमें सेल की ऑर्गेनाइजेशन पता चल गई। तो अब सेल की ऑर्गेनाइजेशन कितनी तरह की होती है, हमने इसमें ये पढ़ना है, ठीक है। टाइप्स ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन 3 तरह की होती है बेसिकली, यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर, और तीसरी होती है कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जो अब आगे हम पढ़ेंगे। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कितने टाइप्स की होती है? सेल कितनी तरह से ऑर्गेनाइज होता है? 3 तरह से होता है। सेल की ऑर्गेनाइजेशन 3 तरह से होती है, यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर और कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब देखें यूनिसेलुलर का मतलब क्या होता है। यूनि का मतलब होता है वन, सेलुलर मतलब वन, यानी कि सेलुलर मतलब सेल, यानी ऐसी बॉडी जो सिंगल सेल से बनी होती है, यानी एक सेल से बनी होती है। एक सेल से बनने वाली बॉडी क्या कहलाती है? यूनिसेलुलर। और हमारे यूनिवर्स में ऐसे जानदार भी एग्जिस्ट करते हैं जो सिंगल सेल्ड होते हैं, और यानी वो आपको आम आँख से नज़र नहीं आते, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, कुछ नैनो भी होते हैं, ठीक है। और जो ऑर्गेनिज्म आपको आम आँख से दिखाई देते हैं, यानी जो हम देख सकते हैं, वो कहलाते हैं मल्टी सेलुलर। तो मल्टी सेलुलर जो बहुत सारे सेल से मिलकर बने हुए, जभी तो हमें दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। क्योंकि हमें ये पता है कि सेल इट सेल्फ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, तो अगर कोई बॉडी ही एक सेल से बनी हुई है तो हम कैसे देख सकते हैं उसको, ठीक है। तो एक टाइप होती है यूनिसेलुलर और एक टाइप होती है मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर कौन से जानदार होते हैं, कौन से ऑर्गेनाइजेशन होती है? सिंगल सेल ऑर्गेनाइजेशन होती है, ठीक है, यानी एक सेल पर मुश्तमिल ये ऑर्गेनाइजेशन होती है। एक सेल से जो ऑर्गेनिज्म बनते हैं उनको बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जो बहुत सारे, मल्टी का मतलब होता है मेनी, ठीक है, तो जो बहुत सारे सेल से मिलकर बनती है बॉडी, वो क्या कहलाती है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। और उनकी ऑर्गेनाइजेशन क्या कहलाएगी? उनके ऑर्गेनाइज होने का तरीका क्या कहलाएगा? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी ऑर्गेनाइजेशन का तरीका क्या कहलाएगा? यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। और ऑर्गेनाइजेशन हमें समझ में आ जाना चाहिए, यानी ऑर्गेनाइज का मतलब क्या होता है? तरतीब देना, कि कोई चीज़ किस तरह से ऑर्गेनाइज होकर बनी। तो यूनिसेलुलर सिंगल सेल से ऑर्गेनाइज होकर बनी, मल्टी सेलुलर बहुत सारे सेल्स ऑर्गेनाइज हुए तो मल्टी सेलुलर बॉडी बनी, ठीक है। तो इन टॉपिक्स का ये मतलब है। अब यूनिसेलुलर एनिमल्स कौन कौन से होते हैं, हमें ये भी पता होना चाहिए। देखो आगे क्या लिखा हुआ है, दे ऑल्सो हैव ऑल एक्टिविटीज़ परफॉर्म। ये अच्छा, अब जो यूनिसेलुलर एनिमल्स होते हैं, ऐसा नहीं होता कि जो एक्टिविटीज़ मल्टी सेलुलर एनिमल्स परफॉर्म कर सकते हैं, यानी जो लाइफ के फंक्शंस हैं उनके, खाना पीना और रेस्पायर करना, वो यूनिसेलुलर में नहीं होता। यूनिसेलुलर भले सिंगल सेल्ड है, लेकिन उनकी भी लाइफ एक्टिविटीज़ हैं, वाइटल फंक्शंस हैं, ठीक है, डाइजेशन से लेकर रेस्पायरेशन से लेकर एक्सक्रीशन तक। इसी तरह से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के भी प्रॉपर लाइफ एक्टिविटीज़ है, प्रॉपर लाइफ फंक्शंस हैं, डाइजेशन हो गई, रेस्पायरेशन हो गई, एवरीथिंग, ठीक है। तो सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स भी अपने प्रॉपर लाइफ फंक्शन परफॉर्म करते हैं, और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी प्रॉपर लाइफ एक्टिविटीज़ होती हैं, लाइफ के फंक्शंस होते हैं, वाइटल फंक्शन जिनमें डाइजेशन भी है, रेस्पायरेशन भी है, एक्सक्रीशन भी है, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो दे ऑल्सो हैव ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ लाइफ परफॉर्म बाय वन सेल्स। तो ये भले वन सेल से बने हुए हैं, लेकिन इनके अंदर भी लाइफ के, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड तमाम फंक्शंस होते हैं बॉडी के अंदर, लाइक डाइजेशन ऑफ फूड, डाइजेस्ट भी करते हैं, ये फूड की डाइजेशन भी करते हैं, बस तरीका मुख्तलिफ होता है, क्योंकि इनकी बॉडी सिंगल सेल्ड है, तो इनकी डाइजेशन का एक अलग तरीक़ेकार होता है, हमारी तरह नहीं होता है, मल्टी सेलुलर एनिमल्स की तरह नहीं होता है, ठीक है। रेस्पायरेशन होता है, ठीक है, एक्सक्रीशन होता है, मूवमेंट कहते हैं मोशन को, मूवमेंट्स होती हैं। तो ये तमाम एक्टिविटीज़ जो एक मल्टी सेलुलर एनिमल परफॉर्म करता है, वो यूनिसेलुलर एनिमल्स भी परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तीसरी चीज़ क्या है? तीसरी चीज़ हमारे पास एग्जांपल्स हैं। अब अगर एग्जांपल हम देख लेते हैं तो देखो हमारे पास यूनिसेलुलर एनिमल्स की एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं जिन्हें हम नहीं देख सकते, जो माइक्रोस्कोपिक स्पीशीज़ हैं। तो देखो एमेबा है, वेल नॉन स्पीशी है, ठीक है, हम इसको बहुत पढ़ते आए हैं छोटे क्लासेस से भी। पैरामेशियम वगैरह, यूग्लिना, बैक्टीरिया, तो ये तमाम सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है। और यही चीज़ हम मल्टी सेलुलर एनिमल्स में देखते हैं, तो मल्टी सेलुलर एनिमल्स में क्या है, आपकी जो बुक के अकॉर्डिंग एग्जाम्पल्स हैं वो बुक में लिखा हुआ है। फ्रॉग का नाम लिखा हुआ है, मस्टर्ड प्लांट का नाम लिखा हुआ है, ठीक है। फ्रॉग को भी आप जानते हो, मेंढक। मस्टर्ड प्लांट कौन सा होता है? सरसों का पौधा, ठीक है। इसके अलावा जितनी भी, यानी आप ये जान लो कि जितनी भी ऑर्गेनिज्म आप आम आँख से देख सकते हो वो कहलाते हैं मल्टी सेलुलर एनिमल्स, ठीक है। ये जो एग्जांपल्स हैं वो आपकी बुक के अकॉर्डिंग लिखी हुई है, ठीक है, जिन्हें हमें आगे पढ़ना भी है। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आ गया? ओके, गुड।
अब देखो थर्ड ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास कौन सी है, कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम नाम पे गौर करें तो कॉलोनियल वर्ड कॉलोनी से निकला है, कॉलोनी से मुराद होता है, अगर हम आम जिंदगी में एग्जांपल देखें तो कॉलोनी का मतलब कोई जब बहुत सारे लोग एक जगह पर रहते हैं तो वो कॉलोनी बन जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर भी इसका मतलब इसी सेंस में आएगा। देखो मैनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर बाय फॉर्मिंग कॉलोनीज, बहुत सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी इकट्ठे रहते हैं और कॉलोनीज की शक्ल में रहते हैं, बट दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, बट कॉलोनी में रहने के बावजूद भी वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करते फॉर देयर लाइफ फंक्शंस, या तमाम उनकी जितनी भी लाइफ फंक्शंस हैं यानी तमाम वाइटल फंक्शंस हैं जो उनके ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी हैं, जो सर्वाइवल के लिए ज़रूरी हैं, लाइक खाना पीना हो गया, रिस्पायर करना हो गया, ठीक है, एवरीथिंग। तो जितने भी वाइटल फंक्शंस होते हैं, वाइटल फंक्शन से मुराद होता है जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के फंक्शंस होते हैं जो उसकी लाइफ के लिए ज़रूरी होते हैं, सर्वाइवल के लिए ज़रूरी होते हैं, ठीक है। तो तमाम बहुत सारे यूनिसेलुलर एनिमल्स इकट्ठे रहते हैं कॉलोनी की शक्ल में, बट वो अपनी लाइफ के फंक्शंस के लिए, अपनी बॉडी के फंक्शंस के लिए किसी भी हवाले से एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते, एंड नेवर फॉर्म एनी मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर, और ना ही कंबाइन होकर कोई मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। अब इसमें भी आपकी बुक के अकॉर्डिंग एग्जांपल है वॉलवॉक्स की। वॉलवॉक्स वो स्पीशी है जो कॉलोनियल फॉर्म में रहता है, ठीक है। अ ग्रीन अलगा, ये ग्रीन कलर का अलगा होता है, अलगा वो ये भी एक माइक्रोस्कोपिक स्पीशीज़ होते हैं, ठीक है। अलगा भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इसको कुछ प्रोनाउंसिएशन आप पढ़ेंगे, कहीं पर इस वर्ड को, इन ऑर्गेनिजम्स को अलजी पढ़ा जाता है, कहीं पर अलगा पढ़ा जाता है, तो दोनों प्रोनाउंसिएशन ठीक है, ठीक है। तो वॉलवॉक्स क्या है, ग्रीन कलर की अलजी होती है, अलगा है, और ये कहाँ मौजूद होता है, ये पानी में मौजूद होता है, ये भी एक माइक्रोस्कोपिक स्पीशी है, ठीक है, ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये कहाँ मौजूद होता है, पानी में होता है, दैट शोज कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन, और ये कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन में बनाता है, यानी ये कॉलोनियल फॉर्म में रहता है, ठीक है। हंड्रेड्स ऑफ वॉलवॉक्स सेल्स मेक कॉलोनीज, और 100 वॉलवॉक्स मिलकर कॉलोनीज बनाते हैं, ठीक है। तो आप डायग्राम में भी देख लो, आपको डायग्राम में भी नजर आ रहा होगा। क्लियर हो गया यहाँ तक? होप्स हो कि आपको यहाँ तक की समझ आ गई होगी कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, और यूनिसेलुलर एनिमल्स और मल्टी सेलुलर एनिमल्स किसको कहते हैं, ठीक है। अब जो एग्जांपल्स हमने पीछे पढ़ी थी ना, उन एग्जांपल्स को हमने अभी आगे डिटेल में डिस्कस करना है आपकी बुक के अकॉर्डिंग। तो जो एमेबा का हमने पीछे नाम पढ़ा उसका थोड़ा सा हमें ओवरव्यू पढ़ना है, थोड़ा एमेबा के बारे में पढ़ना है, मस्टर्ड प्लांट के बारे में पढ़ना है, ठीक है, और फ्रॉग के बारे में पढ़ना है। तो ये 3 टॉपिक्स आपकी बुक में दिए हुए हैं, तो इनको थोड़ा सा हमें डिटेल से पढ़ना है, ओके। हमारे पास क्या है, मस्टर्ड प्लांट। मस्टर्ड प्लांट क्या है, ये हमारे पास, हमें पता है, पीछे हमने पढ़ा है, हमारी मल्टी सेलुलर एग्जाम्पल है। सरसों का पौधा हम देख सकते हैं, फ्रॉग देख सकते हैं, एमेबा नहीं देख सकते, यूनिसेलुलर। तो तीनों एग्जाम्पल्स को हमें डिटेल में डिस्कस करना है, ठीक है। तो मस्टर्ड प्लांट क्या है, हमने इनको इन्हीं तरह से पढ़ना है जिस तरह से मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। सबसे पहले बायोलॉजिकल नेम। बायोलॉजिकल नेम से बनाते हैं साइंटिफिक नेम। हम जहाँ बायोलॉजी के अंदर आप बहुत सारे स्पीशीज़ का साइंसी नाम भी पढ़ते हो, ठीक है। तो स्पीशीज़ को साइंस में भी एक नाम, बहुत सारे नाम दिए हुए हैं, बहुत सारे स्पीशीज़ के साइंस में भी अपने नाम हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको किसी भी स्पीशी को पढ़ने के लिए उसका साइंसी नाम भी पता होना चाहिए। अगर वो बुक में आपको दिया हुआ है तो आपको वो याद करना है, ठीक है। पेपर में आता भी है, MCQs में पूछते हैं साइंटिफिक नेम्स। तो देखो मस्टर्ड प्लांट, इसका साइंटिफिक नेम या उसको बायोलॉजिकल नेम भी कह सकते हैं। तो इसका साइंटिफिक या बायोलॉजिकल नेम क्या होता है, ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस, ठीक है। और इसको लिखने का यही तरीका होता है, फर्स्ट जो वर्ड होता है उसका फर्स्ट वर्ड कैपिटल में लिखते हैं, और सेकंड जो पूरी टर्म होती है उसका फर्स्ट वर्ड स्मॉल लेटर में लिखते हैं, ठीक है। ये करेक्ट तरीका है इसको लिखने का। उसके बाद मस्टर्ड प्लांट को कॉमनली यानी आमतौर पे किस नाम से पहचानते हैं, तो आमतौर पे मस्टर्ड प्लांट को मस्टर्ड प्लांट भी बोलते हैं और सरसों का पौधा भी कहते हैं, ठीक है। इट इज़ मल्टी सेलुलर, हमें पता है कि मल्टी सेलुलर एनिमल है क्योंकि आप इसको आम आंख से देख सकते हो, और कल्टिवेटेड इन विंटर सीजन। और इसके अलावा ये किस मौसम में इसको कल्टीवेट करते हैं, किस मौसम में इसको काश्त करते हैं, तो भाई सर्दियों के मौसम में इसको लगाया जाता है, ठीक है। देयर लीव्स यूज एज वेजिटेबल वाइल सीड्स आर यूज फॉर ऑयल एक्सट्रैक्शन। अब जो सरसों का पौधा है उसके पत्तों को किस लिए इस्तेमाल करते हैं, पत्ते एज आ वेजिटेबल सोर्स यानी वेजिटेबल के तौर पर खाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जबकि उसके जो सीड्स होते हैं यानी बीज होते हैं वो ऑयल एक्सट्रैक्शन के लिए यूज़ किए जाते हैं, यानी इसके बीजों से तेल निकाला जाता है, तेल बनता है, ठीक है, ऑयल को निकाला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, देयर फ्लावर इज येलोविश इन कलर। सरसों के जो फूल होते हैं वो किस कलर के होते हैं, पीले रंग के होते हैं। और इसके बाद क्या है, अब इस पूरे पौधे के 2 हिस्से होते हैं, 2 मेन पार्ट्स ऑफ द प्लांट। मस्टर्ड प्लांट के 2 मेन पार्ट होते हैं। ये जो मैं भी ये वाली बात बता रही हूँ ना, ये हर प्लांट के हवाले से, ठीक है। हर प्लांट के 2 मेन पार्ट होते हैं, यानी हर पौधे के 2 हिस्से होते हैं, 2 मेन पार्ट्स होते हैं। अगर हम उसको स्टडी करते हैं ना तो हर प्लांट के 2 मेन पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से, एक कहलाता है वेजिटेटिव पार्ट और एक कहलाता है रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। वेजिटेटिव पार्ट किसको बोलते हैं, रूट, स्टेम और लीव्स, ये तमाम जो है वेजिटेटिव पार्ट में आते हैं, और जो फ्लावर है आपका वो पूरा रिप्रोडक्टिव पार्ट में आता है, ठीक है। ये तो था मस्टर्ड प्लांट के बारे में। डायग्राम भी साथ साथ देख लो, तो आपको इसी तरह से एग्जांपल गिवन है बुक में। तो पेपर में जो आपकी प्रीवियस बुक थी उसमें तो पेपर में प्रॉपर पूरा इसका सवाल आता था, पूरा इसका बायोलॉजिकल नेम भी पेपर में आता है, अब भी आता है। प्रीवियस बुक के हिसाब से जो है, प्रीवियस जो कंटेंट था आपका उसमें इसका पूरा क्वेश्चन आता था, डिटेल क्वेश्चन लॉन्ग सेक्शन में विद हेल्प ऑफ डायग्राम।
अब जो है आपको बहुत शॉर्ट में ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो मे भी आप इसको शॉर्ट में आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए आपके कंटेंट में शामिल किया गया, आपके सिलेबस में है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, फ्रॉग। फ्रॉग देखो, फ्रॉग का भी साइंटिफिक नेम है, फ्रॉग का साइंटिफिक यानी बायोलॉजिकल नेम क्या है, राना टिग्रीना। तो ये आपको तमाम साइंटिफिक नेम्स याद करने हैं, अगेन बता रही हूँ, एमसीक्यूज में आते हैं, ठीक है। इट इज़ मल्टी सेलुलर एनिमल। फ्रॉग भी क्या है, मल्टी सेलुलर एनिमल है। लिव्स इन बोथ वाटर एज वेल एज ऑन लैंड। ये पानी में भी रह सकता है, खुश्की में भी रह सकता है। इसीलिए साइंस में यानी बायोलॉजी में ऐसे ऑर्गेनिजम्स को एक नाम दिया गया है, ख़ास क्लास में उनको रखा गया है, जो कहलाती है एम्फीबियन फैमिली इनको कहा जाता है। तो वो ऑर्गेनिज्म जो पानी और खुश्की दोनों में रह सकते हैं उनको एम्फीबियंस कहते हैं, ठीक है। तो फ्रॉग के अंदर भी ये प्रॉपर्टी मौजूद है, इसीलिए वो भी इस कैटेगरी में आती है, एम्फीबियंस कहलाती है। नेक्स्ट क्या है, इस बॉडी डिवाइडेड इनटू हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। फ्रॉग की जो बॉडी है वो 3 हिस्सों में डिवाइड होती है। हेड, एक सर वाला हिस्सा, बीच वाला हिस्सा जो उसका नेक नहीं होती, जो सर के बाद वाला हिस्सा होता है वो थोरैक्स कहलाता है, और उसका जो सेंटर वाला पार्ट है वो एब्डोमेन कहलाता है, ठीक है। हैज़ नो नेक, और इसकी गर्दन नहीं होती। फीड स्मॉल इंसेक्ट्स। फ्रॉग क्या खाता है, छोटे कीड़े मकोड़े खाता है। इट्स बॉडी मेड अप ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स, क्योंकि हमें ये पता है मल्टी सेलुलर एनिमल है, तो मल्टी सेलुलर एनिमल्स किस तरह से बनते हैं, सेल कंबाइन होकर टिश्यू बनाएंगे, टिश्यू ऑर्गन बनाएंगे, ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे, और पूरा एक ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। तो फ्रॉग भी क्या है, प्रॉपर एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन से बनता है, तो एक मल्टी सेलुलर एनिमल है, और तो इसमें डिफरेंट सेल्स होंगे, डिफरेंट टिश्यूज होंगे जो इसको बनाएंगे, ठीक है। तो यार लास्ट लाइन में यही लिखा हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एमीबा। एमीबा क्या है कि यूनिसेलुलर एनिमल है, ठीक है। ये कहाँ मौजूद होता है, इट फाउंड इन स्टैग्नेंट वाटर पूल्स एंड पॉन्ड्स। गंदा पानी जहाँ भी ठहरा होता है, चाहे वो तालाब में, चाहे वो किसी भी जगह पर, तो ये वहाँ पर पाया जाता है, ठीक है। यानी गंदा गदला पानी, धुंधला धुंधला जो होता है, ठीक है। इट हैज़ इरेगुलर शेप बॉडी। इसकी जो बॉडी होती है ना वो प्रॉपर किसी शेप की नहीं होती, ठीक है। स्टार लाइक बॉडी होती है, कभी कैसी इस तरह से। तो इसकी बॉडी जो है ना वो, इसकी बॉडी की शेप चेंज होती रहती है। इसकी बॉडी की कोई परमानेंट शेप नहीं होती, कभी स्टार लाइक शेप होती है, कभी उससे डिफरेंट हो जाती है। तो इसकी बॉडी की परमानेंट शेप नहीं होती। इसकी वजह है, ये जितने भी इसकी बॉडी के सराउंडिंग्स में आपको उंगलियों की तरह निकले हुए स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं ना, इनको बोलते हैं सोडोपोडिया, ठीक है। फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, उंगलियों की तरह निकले हुए सिरे, उंगलियों की तरह निकले हुए पार्ट्स क्या कहलाते हैं, इसके सोडोपोडिया कहलाते हैं। सोडोपोडिया को फॉल्स फीट्स भी बोलते हैं, यानी इनकम्प्लीट पेयर, ठीक है, या आधे पेयर, या फॉल्स का मतलब इनकम्प्लीट पेयर है, या ये कह सकते हो कि जो मुकम्मल तौर पे पेयर नहीं होते, इस सेंस में इस वर्ड को की मीनिंग बताई गई है, ठीक है। अभी उसके फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं ना सोडोपोडिया, इन्हीं की वजह से इसकी पर्टिकुलर शेप नहीं होती। क्यों, क्योंकि जहाँ पर ये अपनी फूड को देखता है ना, इसको जहाँ पर भी फूड का पता चलता है कि भाई यहाँ पर फूड है, तो इसके सोडोपोडिया वहाँ पर मूव कर जाता है। तो इसके सोडोपोडिया की वजह से ये मूव करता है, ठीक है। तो जहाँ पर फूड के इसको पता चल रहा होता है कि भाई यहाँ पे सेंस इसकी काम कर रहे थे कि भाई वहाँ पर फूड पार्टिकल है, तो ये अपने सोडोपोडिया की वजह से मूव करके जाता है। तो उसके सारे के सारे सोडोपोडिया उसकी डायरेक्शन में मूव कर देते हैं। तो जब उसकी डायरेक्शन में मूव करते हैं तो उसकी वजह से इसके सोडोपोडिया का स्ट्रक्चर की वजह से, सोडोपोडिया की वजह से और इसकी मूवमेंट की वजह से इसकी शेप फिर चेंज हो जाती है अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ फूड, ठीक है। तो इसके सोडोपोडिया की वजह से जो फिंगर्स लाइक इसके स्ट्रक्चर्स हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, देखो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ भी है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो इसकी बॉडी के होते हैं ये सोडोपोडिया कहलाते हैं, और इनको फॉल्स फीट्स बोलते हैं, यानी नामुकम्मल पेयर बोलते हैं। और ये इसलिए इसको फॉल्स फीट्स बोलते हैं कि ये परमानेंट इस शेप में नहीं रहता, इसकी शेप चेंज होती रहती है अकॉर्डिंग टू देयर सोर्स ऑफ फूड, ठीक है। दे हैव न्यूक्लियस। अच्छा, क्योंकि ये भी यूनिसेलुलर एनिमल है लेकिन सेल तो है, तो इसके अंदर भी प्रॉपर सेल वाले तमाम ऑर्गेनल्स मौजूद होते हैं। न्यूक्लियस भी होता है, साइटोप्लाज्म भी होता है, फूड वैक्यूल, कॉन्ट्राइल वैक्यूल वगैरह वगैरह। तो ये तमाम सेल के ऑर्गेनल्स हैं। अभी जो हमारा इंशाल्लाह कमिंग चैप्टर स्टार्ट होगा, जो हमारा चैप्टर नंबर 3 है इंशाल्लाह, उसमें हमने कंप्लीट सेल के बारे में पढ़ना है कि सेल क्या होता है और सेल खुद कितनी चीज़ों से मिलकर बनता है, ठीक है। तो होप्स हो कि आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है और सेल की ऑर्गेनाइजेशन कितनी टाइप्स की होती है, और उसमें एग्जाम्पल्स हमने स्टडी किए। होप्स हो कि आपको सब क्लियर हो गई होंगी। देखो, इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह समझो, ये तमाम बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, ये बहुत काम आएंगे, ठीक है। तो क्योंकि कभी अगर हमने कोई चीज़ रट कर याद की होती है, लेकिन अगर हमें उसका रट्टा भूल जाता है, तो अगर आप उसको अच्छे से समझ के पढ़ोगे ना, तब भी आप उसका आंसर कर सकते हो, ठीक है। तो अच्छी तरह से इसको समझो, अच्छी तरह से पढ़ो। होप्स हो कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें, कमेंट करें। जो आपको समझ में नहीं आया वो ज़रूर पूछें, ठीक है। और नेक्स्ट इंशाल्लाह क्लास में हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो होगा सॉल्विंग ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, ठीक है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।